नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीके में। और आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं गणित पेडागोजी का 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न आपको आपकी आने वाली सीटेट एग्जाम के साथ साथ यदि आप किसी अन्य टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके लिए एस्टेट हो या फिर रीट हो या फिर सुपर टेट हो, किसी भी टेट एग्जाम के लिए भी उपयोगी जरूर होंगे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे गणित पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि सीटेट या आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी करें तो वहां पर आपके लिए खास करके सीटेट में 15 प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं गणित पेडागोजी से। और 15 प्रश्न जो होते हैं वो गणित के सवालों से संबंधित होते हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। पर क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा हो इसलिए हमने 30 प्रश्न इसमें शामिल कर लिए हैं। तो चलिए और देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है किस प्रकार के बच्चों के लिए होती है? मंदबुद्धि, पिछड़े, सामान्य या फिर इन सभी बच्चों के लिए? तो देखिए, हम उपचारात्मक शिक्षण या शिक्षा की जो व्यवस्था होती है तो वो तो सभी प्रकार के बच्चों के लिए ही होती है। तो इसमें किसी बच्चे को विशेष रूप से महत्व नहीं देते हुए सभी के लिए होती है ना। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर परियोजना, समाचार पत्र, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और वाद विवाद। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं वाद विवाद की, यानी कि ऑप्शन डी की, तो वाद विवाद जो होता है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए एक माध्यम है होता है, ना कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का। तो हम सीधे से प्रश्न को थोड़ा सा समझते हैं तो उत्तर अपने आप हमें यहाँ पर मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिद्ध कीजिए कि कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष उत्पत्ति, स्थिति द्वारा उत्पत्ति या फिर विरोध द्वारा उत्पत्ति या फिर प्रत्याधारण द्वारा उत्पत्ति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसके लिए जो उत्तर बनेगा वो बनेगा विरोध द्वारा उत्पत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? तो गणित की जो कक्षा होती है वहां पर संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना होता है? 4 विकल्प हैं यहाँ पर। पहला है दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। सेकेंड है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। सी है यहाँ पर गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। और डी है गणित विचार को सुव्यवस्थित और संचित और स्पष्ट करना। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा गणित विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। ये संप्रेषण का उल्लेख यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, सी है बच्चों में की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, और डी है 47 को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना। तो देखिए, गणित में निदानात्मक जो परीक्षण होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? तो निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों में अधिगम के दौरान कमजोरियों या कमियों को ज्ञात करना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट जांच करना, सी है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, और डी है ए और बी दोनों। तो देखिए, निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य होता है इसमें हम बच्चों में अधिगम के दौरान जो कमी होती है, कमजोरी होती है, उनको ज्ञात भी करते हैं, साथ ही बच्चों की प्रगति की रिपोर्ट का भी जांच भी हो जाती है। तो निश्चित ए और बी दोनों ही सही हैं। इसके लिए विकल्प डी जो होगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर है। तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इस समय उद्देश्यों का अंतर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, प्रेक्षण, अवबोधन। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन डी अवबोधन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? आकलन करना, पक्षांतरण,
मानस दर्शन या डी है कंठस्थ करना। तो यहाँ पर कंठस्थ करना ये गणितीय प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित के अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। तो उस योजना को पहचानना है जो प्रभावशाली नहीं है। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। और बी है यहाँ पर ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जो यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। सी है विद्यार्थियों की त्रुटि और जानकारी उनको तर्क का विश्लेषण किया जाए। और डी है यहाँ पर ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन ए ही हो जाएगा उत्तर। चलिए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है ना। गणित के अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए जो प्रभावशाली योजना नहीं है वो देखना है। तो यदि हम मूल्यांकन समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करेंगे, सब बच्चों का एक साथ ही मूल्यांकन कर लिया, तो वो थोड़ा सही मूल्यांकन नहीं होगा, इसलिए वो प्रभावशाली नहीं कह सकते उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थी को उत्तम ढंग से पढ़ाना। और डी है उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत ये सभी चीजें आ जाती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। वार्षिक बाह्य परीक्षण, बी है आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षण, सी है आंतरिक परीक्षण, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विषय वस्तु का जो मूल्यांकन है वो आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के परीक्षण के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, या फिर डी है ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी होगा ये सभी हमारा उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से, या फिर सीखने की क्रियाओं से। तो मूल्यांकन का जो संबंध होता है उसके उद्देश्यों से होता है। ऑप्शन सी होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो 4 श्रेणी क्रम दिए हैं और 4 विकल्प दिए, सॉरी, और इन सभी में जो क्रम दिया है वो थोड़ा सा चेंज करके दिया है, पर शब्द वही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे किया है ना। तो इसमें हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके लिए जो उत्तर है उसी को देख लेते हैं। तो वही क्रम आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे पहला यहाँ पर डी वाला इसके लिए सही उत्तर होगा, जिसमें है मानसिक चित्रण, ये पहला क्रम है। फिर उसके बाद विश्लेषण, फिर औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। तो इस प्रकार से ये क्रम रहेगा। ऑप्शन डी इसके लिए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं की मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यहाँ पर अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग करना, या फिर आकलन, प्रेक्षण, है ना, अध्यारोपण। तो देखिए हम 2 या 2 से अधिक विमा वाली वस्तुओं की माप या उनका क्षेत्रफल की तुलना कर रहे हैं। तुलना करने के लिए हम कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो उसके लिए होगा प्रेक्षण। ऑप्शन सी, ये प्रेक्षण लिखा है तो प्रेक्षण था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती है। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती है वो बनेगी जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं हम क्या करते हैं। किसी भी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए हम परीक्षण ही तो करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। गणित संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, और डी है अवधारणा न समझने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। तो हम देखते हैं कि विद्यार्थी अवधारणा न समझने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, मतलब विद्यार्थी यहाँ पर जिज्ञासु प्रवृत्ति का हमें नजर आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से रिक्त स्थान
शिक्षक रिक्त स्थान से शुरुआत कर सकता है। तो यहाँ पर शिक्षक किससे शुरुआत कर सकते हैं? तो देखिए, शिक्षक को क्षेत्रफल की अवधारणा से बच्चों को परिचित करवाना है और उसके लिए शिक्षक यहाँ पर हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, इनकी रूप में टीचर यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमें माप के संदर्भ में पढ़ाने के लिए जो कथन सत्य होगा उसे यहाँ पर पहचानना है, उसे देखना है। तो देखिए, यहाँ पर अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, तो ये तो सरासर गलत है। और बी है, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तो देखिए, हम पहले अप्रामाणिक मापों से माप लें और फिर उसके बाद प्रामाणिक मापों से माप लें, तो माप वहां पर सही निकलेगी, यानी कि माप को बहुत अच्छे से माप पाएंगे। चलिए, तो यही बी वाला ही हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, क्योंकि सी में केवल अप्रामाणिक माप का उपयोग करना चाहिए, तो ये तो सरासर गलत होगा, क्योंकि उसमें हम सही नहीं माप पाएंगे। और डी है, अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जब प्रामाणिक हमारे पास नहीं हो तो वहां पर हम उनका उपयोग कर लेते हैं और करना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं किस रूप में? 4 कथन है। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने, सी है गणित को आनंददायक बनाने में, और डी है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने। अब इसके लिए हमें विकल्प का चयन करना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, ए बी सी सही है, ए बी सही है, ए बी सी डी चारों ही सही है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो उत्तर हमारा बनेगा ना, वो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी। तो कुल मिलाकर के ए बी सी डी जिसमें दिए हैं वो चारों ही सही है। तो इसके लिए होगा ऑप्शन बी हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, या सी तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, और डी है समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास। तो देखिए, गणित की प्रकृति ही तार्किक होती है, तो गणित के माध्यम से इसके शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो गणित पढ़ने वाले की जो सोच होती है उसको ही तार्किक बना देता है, उसकी तार्किक क्षमता का विकास कर देता है, और यही गणित का उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है और वह है सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, और डी है आर्थिक। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि गणित का जीवन में जो उपयोग होता है, जीवन की गतिविधियों में सबसे ज्यादा होता है आर्थिक गतिविधियों में। तो ऑप्शन डी होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल आदि आवश्यक होता है? बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बी है बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, और सी है बच्चों से विषम वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता, डी है बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन की योग्य बनाना। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल आदि आवश्यक होगा, और वो होगा बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए? सभी के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार करे, बी है अच्छे से बात करे, सी है बच्चों से प्यार करे, और डी है व्यक्तिगत ध्यान दे। तो देखिए, यहाँ पर गणित के एक अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी के साथ यदि एक अच्छा संबंध स्थापित करना है तो निश्चित रूप से वहां पर हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देने के शिक्षक को जरूरत होगी, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित के द्वारा बढ़ा सकता है। संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफी अभ्यास करवाना, बी है शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, या सी है केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण के दौरान यदि शिक्षक कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करते हैं तो वहां पर बच्चों में गणना करने की जो शक्ति है उसको टीचर यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन बी होगा उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
शिक्षा के बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर विद्यार्थियों को जानकारी देता है, विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है। और डी है यहाँ पर, ये ए लिखा चुका है, तो यह विद्यार्थियों को समझ देता है, ये सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं की मापों या क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, बी है आकलन, सी है प्रेक्षण और डी है अध्यारोपण। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए ये रिपीट हुआ है ना, 2 बार आ चुका है ये प्रश्न, तो यहाँ पर प्रेक्षण ही हमारा उत्तर बनेगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या डी है संरक्षण। तो यहाँ पर हम कहेंगे संरक्षण, ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है और गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक कौशल है कि उसके पास, अब आकांक्षा के पास क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प को थोड़ा सा इसमें देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छी संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, या फिर बी है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होना चाहिए। सी है संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और डी है बिना समय लगाए समस्या या सवालों को हल करने की योग्यता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आकांक्षा के पास गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होना चाहिए, जैसे गणित का एक अच्छा टीचर या शिक्षिका बनना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे गणित पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ।